8051 इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन 8051 के अंदर बेसिकली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर साइज की बात करें। उसके बाद में जो ऑपकोड्स हम यूज करते हैं फॉर इंस्ट्रक्शन, उसकी साइज होती है 8 बिट। तो बाइनरी में अगर 8 बिट को हम फिल करना चाहें तो हर पोजीशन को या तो हम 0 से या फिर 1 से हम फिल कर सकते हैं। तो ऐसे अपने पास 8 पोजीशंस हैं और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो 1 पुट कर सकते हैं या 0 पुट कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है यूजिंग 8 बिट्स, तो पॉसिबिलिटीज यूजिंग 8 बिट होती है 2 to the power 8 विच इज 256। और जो 8051 के अंदर हम जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास होते हैं 255 इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, इंस्ट्रक्शन नेचर ऑफ फंक्शन की बात करें, तो नेचर ऑफ फंक्शन के हिसाब से किस तरह से क्लासिफाई करेंगे हम इंस्ट्रक्शंस को। नेचर ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे फर्स्ट आता है अपने पास डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। सेकंड अपने पास आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। थर्ड होगा लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ ब्रांच एंड सबरूटीन्स। ब्रांच एंड सबरूटीन इंस्ट्रक्शंस। और लास्ट फिफ्थ होगा अपने पास बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। इसमें फर्स्ट कवर करेंगे हम सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हम फर्स्ट है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बेसिकली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है, फिर चाहे वो किसी मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में हो या फिर किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हो, या फिर देख लेते हैं एक बार एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल फॉर एग्जांपल मूव a,rn। a,rn जो है इसमें क्या होगा, rn का जो कंटेंट है वो a में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर के अंदर एक्यूमुलेटर के कंटेंट में rn का कंटेंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मूव रजिस्टर rn टू एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट तरीका अपने पास डेटा ट्रांसफर का होगा a, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट अपने पास एक मेमोरी एड्रेस की तरह ट्रीट होगा। इसके अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस हमने स्पेसिफाई किया इंस्ट्रक्शन के अंदर, उसका कंटेंट जाके स्टोर कर दिया जाएगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे मूव द कंटेंट ऑफ move or copy the content of address specified into accumulator। next move a comma @ri। @ri अगर किसी भी रजिस्टर से पहले अगर हमने @ लगाया है तो वो रजिस्टर जो है वो पॉइंटिंग रजिस्टर की तरह ट्रीट होगा। कहने का मतलब अगर हम मूव इंस्ट्रक्शन के साथ ये @ri यूज करते हैं तो ri का कंटेंट जो है वो एड्रेस लोकेशन की तरह ट्रीट होगा, ना कि डेटा की तरह। तो ri के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो एज अ एड्रेस लोकेशन ट्रीट होगा। फॉर एग्जांपल ri के अंदर 22 है, तो 22 जो है वो एड्रेस लोकेशन है जहां से हमको डेटा को ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर के अंदर।
तो 2 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो एज अ डेटा ट्रीट होगी, ना कि RI के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एज अ एड्रेस लोकेशन ट्रीट होगी। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर RI के कंटेंट का कंटेंट स्टोर्ड होगा। उस पर लिखेंगे हम मूव और कॉपी दी इनडायरेक्ट एड्रेस्ड रजिस्टर इनटू एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे अगर एड्रेसिंग मोड पूछा जाए तो यह इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और यहाँ सेकंड वाले केस में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि डायरेक्टली हमने मेमोरी एड्रेस लोकेशन स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे इनडायरेक्टली मेमोरी एड्रेस लोकेशन स्पेसिफाई किया है। थर्ड एग्जांपल क्या है, मूव ए कॉमा हैश डेटा। सिंपली अगर हमको डेटा को ही ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटर के अंदर, तो उस डेटा को हम हैश लिख के फिर डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा है वो सिंपली मूव हो जाएगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट में। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं टू मूव डेटा गिवन इनटू एक्यूमुलेटर। तो और भी कई सारे एग्जांपल है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के। फॉर एग्जांपल पुश पॉप। तो पुश पॉप बेसिकली स्टैक पॉइंटर के ऊपर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो वो हम इसके जस्ट बाद में लेंगे थोड़ी देर। और कोई इंस्ट्रक्शन जैसे कि XCHA, XCHD, DA। तो XCHA कॉमा RI फॉर एग्जाम्पल, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली जो बिट्स हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट के जो बिट्स हैं, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 8 बिट का होता है। तो जैसे मान लेते हैं 8 बिट कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर है, और RI के भी 8 बिट एक्यूमुलेटर के, सॉरी RI का कंटेंट भी यहाँ पे गिवन है 8 बिट का। तो बिट्स एक्सचेंज करेगा। अब यहाँ पे @RI लिखा है, मतलब जो भी अपने पास RI के अंदर स्टोर्ड है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर RI के अंदर अपने पास 72 स्टोर्ड है, तो 72 मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल 33, तो 33 का अपने पास अगर बाइनरी में लिखते हैं तो 0 0 1 1 0 0 1 1, और फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 5 4 है। तो 5 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 1 0, और 4 का होता है 0 1 0 0। तो XCHA @RI जो है वो इन बिट्स से एक्सचेंज कर देगा। तो एक्यूमुलेटर के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और इस मेमोरी लोकेशन 72 के अंदर एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये होते हैं अपने पास डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि इसमें मेनली हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो है मूव इंस्ट्रक्शन। और जो मूव इंस्ट्रक्शन हमेशा उसमें जो ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं हम, उसमें एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर ही होता है। मतलब अगर हमको रजिस्टर्स के बीच में डेटा कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर ये है रजिस्टर B, ये है रजिस्टर C। फॉर एग्जांपल हमको रजिस्टर B की वैल्यू जो है वो C में ट्रांसफर करनी है, तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं मूव B कॉमा C लिखूँ तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मूव A कॉमा B, मतलब B का डेटा पहले A में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर जो है A का डेटा C में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगर हम रजिस्टर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनमें से एक रजिस्टर हमेशा एक्यूमुलेटर होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो मूव B कॉमा C इनवैलिड। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर के बारे में। अगर स्टैक पॉइंटर की बात करें
तो स्टैक पॉइंटर जो है वो 8 बिट वाइड होता है। उसके बाद में इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो स्टैक पॉइंटर के अंदर आफ्टर रीसेटिंग द माइक्रो कंट्रोलर होती है। रीसेट करने के बाद स्टैक पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर होती है वो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 07H। तो स्टैक मेमोरी बेसिकली अपन यूज करेंगे इंस्ट्रक्शन जैसे कि पुश इंस्ट्रक्शन, पॉप इंस्ट्रक्शन, ए कॉल, एल कॉल, RET। तो इन इंस्ट्रक्शन के अंदर अपन जो है स्टैक पॉइंटर का यूज करेंगे। फिर देखते हैं अपन पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन के बारे में। कोई भी स्टैक पॉइंटर जो होता है वो एक स्टैक की तरह है, जैसे किसी भी टेबल के ऊपर बहुत सारे डेटा एक के ऊपर एक पाइल्ड अप है, तो ये अपना एक स्टैक बन जाता है। ठीक है, तो जो पुश ऑपरेशन है, पुश ऑपरेशन बेसिकली एडिंग न्यू डेटा के बारे में। हमको अगर नया डेटा ऐड करना है तो हम इसके टॉप पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर स्टैक पॉइंटर की बात करें तो वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, लोअर एड्रेस टू अपर एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 00, 01, 02 ये एड्रेस लोकेशंस है, एंड सो ऑन 034 तो जो लास्ट लोकेशन है स्टैक के अंदर वो मान लेते हैं 34 है। तो अगर हम पुश करना चाहते हैं, मतलब अगर हम पुश ऑपरेशन करना चाहते हैं, मतलब हम कोई नया डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो पहले तो हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब जो मेमोरी लोकेशन, इसकी मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन थी 34, उसको क्या कर देंगे अपन 35 कर देंगे। तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगी 35 लोकेशन पर, और उसके बाद में जो भी डेटा हमको ट्रांसफर करना है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग मूव ऑपरेशन, मूव SP, डेटा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो इंक्रीमेंट प्रोसेस है ये हमने क्या किया है, पहले किया है मूव से पहले। तो पुश करने से पहले ये यहाँ पे जो लिखा है अपन ने मूव SP हैश डेटा, ये है अपने पास पुश ऑपरेशन। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया है, स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया है। तो जो पुश ऑपरेशन है वो प्री इंक्रीमेंटेड ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन। और अगर पॉप करना हो तो पहले क्या करेंगे, हम डेटा को वहां से रिमूव करेंगे। तो पहले पॉप के बारे में जान लेते हैं। पॉप बेसिकली क्या होता है, एडिंग, अगर पुश एडिंग न्यू डेटा होता है तो पॉप होता है रिमूविंग एग्जिस्टिंग डेटा। अब रिमूविंग भी किस तरह से कर सकते हैं अपन, रिमूव भी हम जो भी टॉप मोस्ट अपन ने डेटा स्टोर कर रखा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद में हम स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट करेंगे इस बार। देखिए, हाँ, अगर स्टैक पॉइंटर के अंदर मेमोरी लोकेशन कितनी फिल हो रखी है, फॉर एग्जांपल 34 फिल हो रखी है, तो पहले हमने स्टैक पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट किया और उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया और पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। फिर हम पॉप करना चाहते हैं, मतलब कौन सा डेटा हम पॉप कर सकते हैं, सबसे टॉप मोस्ट जो हमने अभी अभी ऐड किया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डेटा को वहां से रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पॉप DPH। तो इस पॉप DPH में 2 ऑपरेशन होंगे, एक तो जो आउटर मोस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वहां से रिमूव हो जाएगी, और जो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, मूव 55H हैश 23 तो जो 55 एड्रेस लोकेशन है उसके ऊपर डेटा स्टोर हो जाएगा 23। फिर है अपने पास मूव SP हैश 55, तो स्टैक पॉइंटर के अंदर 55 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 55 यहाँ पे एज अ एड्रेस लोकेशन
सेव हुआ है स्टैक पॉइंटर के अंदर, ठीक है। और 5 लोकेशन के ऊपर जो डेटा स्टोर है वो हमको ऑलरेडी पता है कितना है, 2 3। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए अपने पास पॉप DPH। तो पॉप ऑपरेशन बेसिकली अब क्या करेगा, ये 5 एड्रेस लोकेशन जो स्टैक पॉइंटर के अंदर है उसके ऊपर जो डेटा स्टोर है उसको जाके स्टोर कर देगा DPH के अंदर। और साथ ही साथ स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है जो कि 55 है, एड्रेस लोकेशन की ही बात कर रहे हैं, उसको 1 से डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे डेटा को पहले फेच किया गया, उसके बाद में जो है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट की गई है। तो ये कहलाएगा अपने पास पोस्ट डिक्रीमेंट। जो पॉप ऑपरेशन है वो कैसा होता है, पोस्ट डिक्रीमेंटेड ऑपरेशन होता है। वही पुश ऑपरेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं, मूव DPL #54। तो DPL रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा 44। फिर है मूव SP #54। तो स्टैक पॉइंटर के अंदर 54 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में हमको लिखा गया है यहाँ पे पुश DPL। तो पुश हम कर रहे हैं, पुश ऑपरेशन किसके लिए होता है, स्टैक पॉइंटर के लिए होता है। तो स्टैक पॉइंटर के अंदर पुश करना है तो पुश कैसा ऑपरेशन होता है, प्री इंक्रीमेंटेड ऑपरेशन होता है। तो प्री इंक्रीमेंटेड होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, स्टैक पॉइंटर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 मेमोरी लोकेशन खाली है, उसमें क्या स्टोर करना है अपन को, जो अपन ने पुश के साथ मेंशन किया हुआ। यहाँ पे पुश के साथ क्या मेंशन किया हुआ है, DPL रजिस्टर मेंशन किया हुआ। तो DPL के अंदर जो भी वैल्यू 44 है वो 55 मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, हमारा पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। हमने कंप्लीट कर दिया है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अपने पास है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन, बेसिक ऑपरेशंस लेंगे, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बेसिक 4 चीजें हैं जो अपन परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि करके। फर्स्ट लेते हैं अपन ऐड A, RN क्लियरली क्या करेगा, RN के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड कर देगा। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट एडेड बाय RN का कंटेंट एंड सेव्ड इन एक्यूमुलेटर का कंटेंट, ये हो जाएगा अपने पास ऐड A, RN। ये ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहे हैं अपने पास, कंटेंट डिनोट कर रहा है। इसको अभी अपन और समझेंगे। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है ऐड A, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये इंस्ट्रक्शन जो हमने यूज किया है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वाला है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट की जगह अपन कोई एक मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे और उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो भी डेटा स्टोर है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा। एग्जांपल लिखते हैं इसका, ऐड A, 72। अब 72 यहाँ पे डेटा नहीं है, 72 इज नॉट डेटा। 72 जो है एक मेमोरी एड्रेस लोकेशन है और इस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल 33, उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट से। तो एक्यूमुलेटर में मान लेते हैं 12 स्टोर्ड है, तो 33 और 12 को ऐड किया जाएगा और वो रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट, ब्रैकेट डिनोट करता है उसका कंटेंट, और जो मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई किया है उसका कंटेंट, एडिशन सेव्ड इनटू एक्यूमुलेटर का कंटेंट।
नेक्स्ट अपने पास है ऐड @RI। अब ये फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में एक डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले के अंदर रजिस्टर RN हमने यूज किया है और यहाँ पे @RI यूज किया है। तो रजिस्टर का कंटेंट जो है यहाँ पे वो एज ए डेटा नहीं ट्रीट होगा, एज अ मेमोरी एड्रेस लोकेशन ट्रीट होगा। जबकि फर्स्ट वाले केस में रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एज ए डेटा ट्रीट हो रहा है और वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर का कंटेंट फॉर एग्जांपल RI के अंदर स्टोर्ड है 7, 8, तो रैम के अंदर जो 7, 8 मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर जो डेटा स्टोर्ड है उसको ऐड किया जाना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट में। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, RI के कंटेंट विच इज 7, 8 और उसका भी कंटेंट विच इज डेटा इन 7, 8 प्लस एक्यूमुलेटर का कंटेंट एडेड एंड सेव्ड इनटू एक्यूमुलेटर का कंटेंट। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शंस, जो सब्ट्रैक्ट वाले इंस्ट्रक्शन है उनके लिए भी सेम चीज। फर्दर कुछ और एग्जांपल्स जो कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं वो है INC A जो कि एक्यूमुलेटर कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद में है INC RN जो कि जो भी रजिस्टर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं उसके कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। जिस तरह से इंक्रीमेंट है उस तरह से डिक्रीमेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उनके अलावा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट A, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो 8 बिट डेटा स्टोर्ड है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आते हैं? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बाद में आता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस मेनली इंस्ट्रक्शंस सच एज ऑपरेशंस कौन कौन से आते हैं लॉजिकल के अंदर? एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ठीक है, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, उसके बाद में रोटेट और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो ये सारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो इंस्ट्रक्शंस, वो सारे के सारे किस में आते हैं? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल। इसके अंदर जो भी 8 बिट नंबर्स हैं या फिर जो भी मेमोरी की कंटेंट है जो कि 8 बिट की ही होती है, इनका अगर अपन एंड ऑपरेशन करें, एग्जांपल लेते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे अपन वो होगा ANL, A,RN। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? रजिस्टर RN का कंटेंट जो भी है उसको अगर अपन बाइनरी में लिखें, फॉर एग्जांपल 101100001, और जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको भी बाइनरी में लिख के उन दोनों का एंड ऑपरेशन करना है। तो बेसिकली करना क्या है अपन को? एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और रजिस्टर के कंटेंट को एंड ऑपरेशन करके जो भी वैल्यू आती है उसको एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो बिट है अपने पास, या फिर फर्स्ट बिट यहाँ से लेते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट, 0 और 1 का एंड ऑपरेशन कितना होता है? 0। तो एक्यूमुलेटर के अंदर LSB पे 0 स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, इनका एंड ऑपरेशन कितना होता है? 0। तो यहाँ पे सेकेंड बिट पे 0 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली 1 0 0 1 0 0। उसके बाद आता है यहाँ पे 1 0 1 एंड 1 1। तो 0 1 के लिए तो क्या हो जाएगा? 0, और 1 1 के लिए 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 0 के लिए 0 एंड 1 1 के लिए 1 हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू अपडेट हो जाएगी जो कि इन दोनों का
एंड ऑपरेशन। सिमिलरली और ऑपरेशन के लिए जो अपन सिंटेक्स यूज करेंगे वो होगा ORL, ठीक है। एक्सक्लूसिव और के लिए अपन XRL यूज करेंगे। उसके बाद आता है अपन लॉजिकल के बाद में रोटेट इंस्ट्रक्शन पे। तो एक्यूमुलेटर की जो बिट्स होती है उनको हम लेफ्ट में बाय 1 शिफ्ट कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं, या फिर राइट में भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन को फिर क्या बोलेंगे, रोटेट ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल RLA क्या करेगा, एक्यूमुलेटर की बिट्स को टूवर्ड्स लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, रोटेट करेगा बाय 1 बिट। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है 10101101। तो टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये जो बिट्स है एक एक से टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, और जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो राइट में आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 11011010, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगर आपको कैरी को इंक्लूड करना है तो उसके लिए अपन RL की जगह RLCA यूज कर लेंगे, और अगर राइट में रोटेट करना है तो उसके लिए अपन RRA ऑपरेशन यूज करेंगे, एंड विद कैरी RRCA यूज करेंगे। फिर लास्ट अपने पास जो टाइप बचा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अंदर, फर्स्ट था लॉजिकल, सेकंड था रोटेट, और थर्ड होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के केस में जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 8 बिट का, उसके इंडिविजुअल जो बिट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर में 10011111 स्टोर। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल CPL, सिर्फ CPL ही लिखना है, इसके साथ में अपन को कोई कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट पर ही ये ऑपरेशन होगा। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट अगर 1001 है और 1111 है, 8 बिट उसके, तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद में जो जितने भी वंस हैं वो सारे जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने भी जीरोज हैं वो सारे वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होने के बाद में एक्यूमुलेटर में सेव होगा 01100000। फिर इसमें लास्ट आता है अपने पास स्वैप ए। स्वैप के साथ में अपन ने ए यूज किया है, मतलब एक्यूमुलेटर के जो 8 बिट कंटेंट है उसमें अपने पास 2 निबल्स होते हैं, उन दोनों को क्या कर देगा, ये स्वैप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड होता है। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल दिया हुआ है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू स्वैप nibbles of R0 and R1 so that low nibble of R0 becomes high nibble of R1 and vice versa। मतलब क्या करना है अपन को, निबल्स ऑफ R0 एंड R1 को स्वैप करना है। इस तरह से करना है कि लो निबल ऑफ द R0 बिकम्स हाई निबल ऑफ द R1। जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ऐसे देखते हैं अपन, R0 में मान लेते हैं अपन पास 10110001 स्टोर्ड है, और R1 के अंदर 10000011 स्टोर्ड है, ठीक है। तो हमको R0
और R1 के निबल स्वैप करना है, और इस तरह से करना है कि लो निबल ऑफ R0 शुड बिकम हाई निबल ऑफ R1। तो R0 के अपन ने 3 ही लिखे हैं, एक और लिख देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। तो R0 के लो निबल कौन से हो गए, ये, और R1 के हाई निबल कौन से हो गए, ये। तो इन दोनों को अपन को स्वैप करना है, उसके लिए अपन को प्रोग्राम लिखना है। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या होना चाहिए, जैसे ये अपने पास इनपुट है R0 के अंदर, ये स्टोर्ड है, R1 के अंदर ये स्टोर्ड है। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट होना चाहिए R0 0, R0 के अंदर 0 0 1 1 1 0 0 0, और R1 के अंदर 0 0 0 0 1 0 1 1। क्या किया अपन ने, R1 और R0 की वैल्यू एक्सचेंज करिए, इस तरह से करिए, मतलब स्वैप करिए, इस तरह से करिए कि इनके जो निबल्स है वो भी एक्सचेंज किए अपन ने। तो R0 की ये वाली वैल्यूज पूरी की पूरी यहाँ ट्रांसफर हुई है, R0 की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ ट्रांसफर हुई है, R1 की वैल्यू पूरी वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हुई है। लेकिन एक फर्क है कि इनके निबल्स जो है वो एक्सचेंज हो चुके हैं। 0 0 1 1 LSB था, वो MSB बन गया, और 1 0 0 LSB बन गया। तो इसके लिए प्रोग्राम क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले इसके अंदर R0 के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या होगी इस प्रोग्राम की, R0 के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में लोड किया जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, स्वैप ए यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो भी अपन ने R0 लोड किया है ए के अंदर, उसके निबल्स क्या हो जाए, आपस में स्वैप हो जाए। तो ये स्वैप ए क्या करेगा, इंटरचेंज निबल्स ऑफ ए एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में किसकी वैल्यू स्टोर्ड है, R0 की ही कंटेंट स्टोर्ड है, तो वो इंटरचेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे अपन, पूरे के पूरे रजिस्टर के कंटेंट को ही एक्सचेंज करना हो तो अपन XCH यूज करते हैं, ये भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। तो XCH A, R1, तो जो भी कंटेंट अपन ने अभी R0 से A में लोड किया और इंटरचेंज किया यूजिंग स्वैप A, वो कंटेंट जाके किसमें स्टोर हो गया, R1 में हो गया, और जो R1 का कंटेंट था वो किसमें लोड हो गया, एक्यूमुलेटर में हो गया। तो अभी तक अपन ने क्या किया है, R0 का कंटेंट A में लोड किया, A के कंटेंट को इंटरचेंज किया, और वो एक्सचेंज कर दिया अपन ने R1 के साथ। अब एक्यूमुलेटर में किसकी वैल्यू स्टोर्ड है, एक्यूमुलेटर में जो है वो Rn का कंटेंट स्टोर्ड है, और R1 के अंदर किसका कंटेंट आ गया है, R1 के अंदर R0 का कंटेंट आ गया, ठीक है। अब एक फाइनल स्टेप बाकी है, जो अपन ने R1 लोड किया है A के अंदर, वो अभी इंटरचेंज नहीं हुआ है, तो हम दोबारा से स्वैप A यूज कर देते हैं ताकि उसका कंटेंट भी स्टोर हो जाए, ठीक है। अब लास्ट फाइनल स्टेप ये है कि जो R1 की वैल्यू जो अपन एक्यूमुलेटर में ली है, उसको वापस लोड करनी है किसमें, R0 के अंदर। R1 के अंदर तो चलो R0 आ गया है, वो भी स्वैप्ड R0 है, और अब अपन को क्या करना है, R0 के अंदर तो मूव क्या करेंगे, R0, A, जिससे जो फाइनल स्टेप है अपने पास वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इस प्रोग्राम को अपन को थ्योरी एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले अपन को 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम होगा ऑपकोड, सेकंड कॉलम होगा ऑपरेंड, फिर होगा कॉलम डिस्क्रिप्शन। ऑपकोड के अंदर अपन फर्स्ट लाइन लिखेंगे मूव, ऑपरेंड के अंदर जो जो ऑपरेंड्स हमने यूज किए हैं A, R0, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन अपने पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में लिख देंगे, कॉपी कंटेंट ऑफ R0 टू एक्यूमुलेटर। सेकेंड लाइन है अपने पास स्वैप ऑपरेंड और ऑपकोड, और ऑपरेंड कितना है A। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे जो भी ये स्वैप परफॉर्म करता है, स्वैप निबल्स ऑफ एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट अपने पास XCH, ऑपरेंड के अंदर आएगा A, R1। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे एक्सचेंज एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर R1।
फिर लिखेंगे स्वैप ए, फिर से स्वैप निबल्स ऑफ एक्यूमुलेटर, फिर मूव R0, A, कॉपी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू R0। इस तरह से अपन को थ्योरी एग्जाम में लिखना है इस प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को। नेक्स्ट अपने पास आता है ब्रांच एंड सबरूटीन इंस्ट्रक्शंस।